बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी। सब तीन अहम मामलात हैं। एक तो मिनी बजट, उसके हंगाम जो कौमी असम्बली में सेनेट में आज जो कुछ हुआ उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। हुकूमत क्या चाह रही है। बुध के रोज़ पेश किया जाना था लेकिन फवाद चौधरी साहब के बकौल, लेकिन आज भी पेश नहीं किया गया, बहस ही हुई, शोर शराबा हुआ। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला बददस्तूर खबरों में है। पहले अपोजिशन रहनुमा इस पर बात करते रहे, फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी थी, वो नहीं आए, लिहाजा दोबारा कोर्ट को याद दहानी कराने की कोशिश करेंगे 10 रोज़ के अंदर। और तीसरा अहम मामला जो है वो कौमी सलामती की जो पॉलिसी पहली बार मंजूर की गई है, उस पर अपोजिशन को एतराज़ है क्या, अपोजिशन की ज़ुबानी सुनेंगे। एक और बड़ी अहम खबर आई शाम साहब सामने आई। पंजाब असम्बली में पूछा गया था कि जो लाहौर मेट्रो बस है उस पर कितनी लागत आई है, कितने मुसाफिर उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। उसका रिटन जवाब जो महकमा ट्रांसपोर्ट उसने दिया है, जो कि हैरानकुन है। जो दावे किए गए थे कि 60 अरब रुपए लगे और ये जंगला बस है, हकीकत जो रिटर्न आई है वो उसके बरअक्स है। वो भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास। इन इजलासों में आज ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर शेरी मज़ारी साहबा ने क्या कहा, पहले वो झलकियाँ देखिए। स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ की लोकल ब्रांच बन चुका है। स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। अराकीन जो हैं उनको 22 करोड़ आवाम ने इलेक्ट किया हुआ है, उनके लिए ढाल बने बजाय इसके कि हम इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं कि ये मुल्क जो है इसकी सरेंडर करके मालियाती अदारों को, इस मुल्क को कॉलोनी बना दिया जाए। आप भी एहसास करें, ये 342 अराकीन भी एहसास करें, ये जो मिनी बजट आ रहा है इंशाअल्लाह ताला हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। आप कौमी कंसेंसस क्रिएट करें कि हम इस मुश्किल में किस तरह निकल सकते हैं। इस तरह नहीं होगा। सही जी, आपका जनाब पॉइंट आ गया जी। ये वोट आपके पास नहीं है, ये सहूलतकारी से वोट आएंगे। ट्रेजरी बेंचेस से भी इस्तदा है, खुदा के लिए अपने मुल्क की जो माशी खुद मुख्तारी है सरेंडर ना करें। इसके बाद जो है आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। बात हो गई जी, आपने पूरा बता दिया जी। अभी तक बिल आया नहीं है, आप उस पर बहस, जब आएगा उस पर बहस कीजिएगा जी। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है जिसमें जो पार्लियामान के सामने नहीं आई, जिसमें पार्लियामान पर बहस नहीं हुई, जिसमें पार्लियामान का कोई हिस्सा नहीं है, जिसमें पार्लियामान ने प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं आके उन्होंने किसी से कुछ पूछा नहीं। जी। तो चेयरमैन साहब, इसमें इस वक्त खारजा अमूर भी आते हैं। कौन सी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो इकोनॉमिकली सेंटर्ड है? टेल अस कि आईएमएफ उसका हिस्सा, आईएमएफ उसको चलाएगा। ये बात नहीं है कि हम कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते चेयरमैन साहब। हम पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान का रुपया जब गिरता है तो हमारा दिल भी साथ साथ डूबता है। ये होगा कि आपने आईएमएफ को मुल्क गिरवी रख दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो फर्दन करता था, कभी ना कभी कुछ पैसे छाप लिए, कुछ आपके डॉलर को जरा सा स्टेबलाइज रुपये को कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा चेयरमैन साहब। अब वो डायरेक्ट बैनुल अक़वामी साम्राज्य से जवाबदेह होंगे। ये आपकी न्यू इक़्तिसादी बहाली होगी। ये कहाँ आप पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? तो सर, इसमें अपोजिशन का मुश्तरका शामी साहब इजलास हुआ है, उन्होंने फैसला किया है कि इसका भरपूर मुकाबला करेंगे, लेकिन कैसे ये नहीं वो बता रहे। काफ लीग अहम इत्तेहादी, उन्होंने तो अभी तक जो खबरें आई हैं वो तो फैसला कर चुके कि हम हिमायत करेंगे। अलबत्ता जो अमीनुल हक साहब वफाकी वज़ीर बराए IT MQM से, उन्होंने कहा है कि अगर इस बजट में IT इंडस्ट्री पर टैक्स लगा तो मैं मुखालफत करूँगा। ये है सूरत हाल मिनी बजट के हवाले से। 6100 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ रखा गया है। देखिए, 360 अरब रुपए जो कंसेशंस दिए हुए थे वो विड्रॉ करने हैं, कुछ नए टैक्स लगाने हैं। 360 अरब रुपए आपने जनरेट करने हैं इस मिनी बजट के थ्रू। तो IMF जो है उसकी ये शर्त है और उसमें 12 जनवरी को उनका इजलास होना है बोर्ड का, IMF का। और अगर ये आप शर्त पूरी कर देते तो फिर वो 12 जनवरी को इजलास होता, क्योंकि 15 दिन का वक्फा चाहिए। वहाँ भी सर्कुलेट होते हैं पेपर्स जी और तैयारी में जारी बात। तो पाकिस्तान को फिर $1 अरब जो है वो मिल जाएंगे, वो मिल जाता। और यानी प्रोग्राम जो IMF का है, जो $6 अरब का टोटल प्रोग्राम है, और उसको किस्तवार अदायगी होती है। तो अगर ये जो किस्त ड्यू है ये आपको $1 अरब की मिल जाती तो फिर
स्मूथली काम चलता रहता। और लेकिन अब इस पे हंगामा उठा हुआ है। एक तो ये टैक्स जो है वो एग्जम्पशंस की वापसी का मामला है, और दूसरे साथ जो हमारा स्टेट बैंक है उसकी ऑटोनॉमी का मसला है। जो हमारा कानून है 1956 में बना, उसमें तरमीम की जा रही है। उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं उनके इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है अब स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकेगी, उसे कमर्शियल बैंक की तरफ जाना पड़ेगा, जा चुकी। और जो प्रॉफिट होगा स्टेट बैंक का वो भी हुकूमत फौरी तौर पर नहीं ले सकेगी। इसी तरह से बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा होने का खर्चा है। लेकिन ना वो तो एक अलग चीज, 1700 से तो बजट ये जो गवर्नर स्टेट बैंक है, जो उनके इख्तियारात में इजाफा है, यानी डॉलर को स्टेबलाइज रखने के लिए वो जो इंटरवेंशन होती थी स्टेट बैंक की तरफ से, उस पर रुकावट आ जाएगी। तो अब ये इसकी भी मुखालफत की जा रही है कि स्टेट बैंक का गवर्नर जो है, अगर उसको इतनी ऑटोनॉमी दे दी जाए कि मालूम हो कि वो एक खुद मुख्तार एक रियासत के अंदर एक और रियासत, यही तो अपोजिशन इस नुक्ते को उठा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब को आपने सुना है, अब उस पर एक फजा पैदा हो गई है। हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो भी ऐसे सिग्नल्स दे रहे थे। चौधरी सालक हुसैन साहब ने भी बात की, ताहिर बशीर चीमा साहब ने कोई ऐसी बात की, अमीनुल हक साहब तो अब भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, और अभी काफरी को शायद थोड़ा सा हमवार कर लिया गया हो। लेकिन ये एक मुश्किल सूरत हाल है हुकूमत के लिए। आज काबीना ने इस मिनी बजट को मंजूर करना था, उसके बाद ये पार्लियामेंट में पेश होता। चौधरी साहब ने तो 2 दिन पहले कहा था कि बुध को होगा, लेकिन आज तो बहस ही होती रही उस पर। अब IMF ये कह रहा है कि आप इसको बिल के जरिए लाएं, ऑर्डिनेंस के जरिए ना लाएं, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो फिर लैप्स हो जाएगा एक चंद माह के बाद, उसको तो कोई पता नहीं कि उसकी नई जिंदगी उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सही है, तो इसलिए बिल की बात IMF जो है ये उसकी शराइत हैं, वो तयक्कुन चाहता है कि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो टारगेट के मुताबिक आप हासिल कर लेंगे। एक मुश्किल सूरत हाल है। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब जो तकरीर कर रहे थे और शहरी रहमान साहबा भी कह तो ये रहे थे कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है, हमें सबको मिलकर इससे निकलना चाहिए। कैसे? लेकिन कैसे मिलने के लिए तैयार, ये देखे ना, अगर तो फैसला करें कि सब मिलकर फैसला कर लें, यानी तमाम पार्टीज, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर ये फैसला करें कि हाँ हमें IMF के प्रोग्राम से निकल जाना है, जो हो सो हो, फिर जो कुछ होगा फिर उसका मुकाबला करें। लेकिन ये जो डॉलर जो है उसको उसके उड़ान जैसी भी हो और हालात जैसे भी हो, फिर आप भुगते कौमी सतह पर, सब कौम इकट्ठी हो ना सर। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर सियासत, तो फिर आप सियासत कर रहे हैं, और सूरत हाल जो है उसको संभालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जो आपने फरमाया ना कि मुश्किल सूरत हाल है, इस बीच इस्लामाबाद से खबर है क्या कि क्या वो कहते हैं ना, वो मुझे आसानी से मंजूर करवा लेगी या नहीं? वो सुनते, उनसे भी सुनते हैं। खावर गुमन साहब, मुझे वो एक उस्ताद का शेर याद आ रहा है दो, उन्होंने कहा किसी की शबे गम, किसी की शबे वसल सोते कटे, अच्छा, और किसी की शबे हिजर रोते कटे। ऐसा ही है। मेरी ये शब कैसी शब है इलाही, ना रोते कटे है ना सोते कटे, ना सोते कटे है। सही, मुश्किल सूरत हाल है। सही है, कौम के लिए मुश्किल है, रियासत के लिए मुश्किल है। आप एक गर्दाब में फंस चुके हैं, इससे निकलना है। लेकिन इसके अलावा नुस्खा भी नहीं ना, ये मंजूर करवाना बड़ा लाजिम हुआ पड़ा। खावर गुमन साहब, खबर आपकी क्या है? क्या बासानी हुकूमत इत्तेहादियों समेत इसको मिनी बजट को अप्रूव करवा लेगी या कुछ चमत्कार होने का खदशा है? जी, अभी तक जो हमारी इतलात हैं, बिल्कुल किसी भी चमत्कार होने का ना कोई खदशा है, ना कोई खबर है। इत्तेहादी साथ मौजूद हैं, और सबसे आम बात यह है कि अपोजिशन भी इस मूड में नहीं है कि वो इस बिल को रोके। और अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जो भी हुकूमत करना चाहती है अच्छा बुरा फैसला करे, और इसके जो भी नताइज आएंगे सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगते, और आइंदा ज़ाहिर है बल्दियाती इंतखाबात होने अगले साल, तो नहीं तो फिर काबीना ने मौखर क्यों कर दिया, इसकी मंजूरी क्यों नहीं दी आज? सर, ये इसमें कल हुआ ये था कि जो इत्तेहादी हैं, और ये पैटर्न आप देखिएगा कि जब भी इस तरह की अहम कोई कानून साजी होती है तो अपोजिशन, खास तौर पर इत्तेहादी जो हैं, वो कहते हैं कि हमें बताएं, डिटेल बताएं, उनको मौका मिलता है।
कुछ डिमांड्स होती हैं, वो सामने रखते हैं कि जी ये मसला है हमारा, ये मसला हल करें, और वो मसला अमल तो ऐसे ही चलता है ना। एग्जैक्टली तो वो वही है ना कि जो सबसे आम सवाल जो पूछा जा रहा है, जिसके ऊपर बहस हो रही है पिछले हफ्ते 10 दिन से, कि जी हुकूमत के कुछ लोग आगे पीछे हो रहे हैं, इत्तेहादी आगे पीछे हो रहे हैं, या अपोजिशन बड़े ही जो है इस वक्त संजीदा मूड में है इस बिल को रोकने के लिए। नहीं, असल बात यह है कि आज काबीना ने इसे मंजूर नहीं किया। इसका मतलब है जो दबाव था उसको वो अपनी जगह मौजूद है। वो गुज़िश्ता रात शामी साहब ये फैसला हुआ था आज काबीना का स्पेशल सेशन नहीं होना था, वो कल पे इसको डेफर कर दिया गया था, क्योंकि जब भी वो काबीना से पास करना इमीडिएटली ये बिल चला जाना है पार्लियामान के सामने। सेशन ऑलरेडी जारी है। आपकी इत्तला क्या है, कब ये मंजूर होगा? कल काबीना का सेशन होने जा रहा है और कल एक्सपेक्टेड है कि ये हो जाएगा। और खबर बुनियादी तौर पर सर वो यही है कि क्या किसी सतह के ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात चल रही है जो है हुकूमती ईवानों में या अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर कि जी ये बिल रोकना है, हुकूमत को गिराना है। इत्तला ये है कि ऐसी कोई मूव नहीं है। असल बात तो ये है ठीक है गुमर साहब, जो काबीना ने जब मंजूरी नहीं दी तो उससे फिर अफवाहें फैली। अब अगर कल मंजूरी दे दी जाएगी, या कल भी इजलास हो रहा है काबीना का? जी कल एक्सपेक्टेड, कल का प्लान है इनका काबीना का सेशन, जो स्पेशल सेशन है जिसके अंदर वो इत्तेहादियों का ख्याल, इत्तेहादियों ने ये डिमांड किया था कि हमें सारी तफसील बताई जाए। बुनियादी तौर पर यही होता है माजी के अंदर भी। अच्छा गुमर साहब, एक आखिरी नुक्ता ये है कि इससे पहले भी एक अहम मौके पर आपको याद होगा आमिर लियाकत साहब ने ये फरमाया था कि लाए गए हैं हम यहाँ पर, तो क्या अब भी लाना पड़ेगा या खुद ब खुद ही ऑटो पे चीजें चल पड़ेंगी? जामी साहब, सीधा सा जवाब इस हवाले से ये है कि 2 दिन पहले आपको याद होगा शायद हाकान अब्बासी साहब ने एक बयान दिया था कि वो जो अयाज सादिक साहब ने बयान दिया ना कि मेरी मुस्कान को देखते हैं, वो उनकी जाती राय है, तो वो उनकी जाती राय है, तो मुख्तलिफ लोगों की ये जाती राय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, सारी चीजें बहुत शुक्रिया। गुम्मन साहब की इत्तला ये है कि जी बासानी मंजूर हो गई, क्योंकि अपोजिशन भी नहीं चाहती कि ये मलबा। नहीं, वो तो एक अलग गुफ्तगू है ना। असल बात यह है कि काबीना ने आज मंजूर नहीं किया जी, आज नहीं। अब अगर कल इजलास होता है, मंजूरी होती है, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। और अगर इसको थोड़ी और दिन लगते हैं तो मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन इसको क्या कहा किसी ने, हमारे जिगर मुरादाबादी का शेर है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया तो है सही, और डूब के जाना भी है। बिल्कुल ठीक। सर नवाज शरीफ साहब का जिक्र भी कर लेते हैं मुसलसल खबरों में, क्योंकि वजूहात उसकी वजह यह है कि अयाज सादिक साहब ने क्या कहा, फिर चूंकि खावर गुमन साहब ने हवाला दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक तारीख दे दी, मंजूर वसान साहब ने भी ये ख्वाब देख लिया पेशन गोई की सूरत में। तो ये देखिए अयाज सादिक साहब ने क्या कहा था उनकी वापसी के हवाले से, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, और मंजूर वसान साहब को क्या दिख रहा है। मैं मिल के आया, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे, और अगर लंदन गया तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। नहीं, हमारा तो उनको हमेशा से ये राय रही है कि मुकम्मल इलाज करवा कर आए। मंजूर वसान साहब को देखिए क्या फरमा रहे हैं। मार्च से पहले नवाज शरीफ को नहीं देख रहा हूँ, मार्च से पहले नवाज शरीफ को नहीं देख रहा हूँ, मार्च के बाद। लेकिन ये साल कमिंग डे साल आएगा, बड़े इसमें प्रोसेशंस होंगे, जुलूस होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा या रिज़ाइन दिया जाएगा। 2022 बड़ा ख़तरनाक दूसरे सालों से मुख्तलिफ होगा। अब सर हुआ ये कि फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदालत जाएंगे, अदालत को याद दहानी कराएंगे कि उन्होंने ज़मानत दी थी उनकी वापसी की, ये नहीं आए, 10 दिन तक अदालत जा रहे हैं याद दहानी के लिए। लेकिन शेख रशीद साहब क्या कहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प देखिए। नवाज शरीफ आता आए नहीं आता, दफा बिला ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन लड़ेंगे जी इमरान खान की क़यादत में, इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लड़ेंगे। 3 ख़ानदान के लोग पहले यहाँ पर हैं, और सियासी ताबूत को कंधा देने के लिए 4 पायों के उठाने पड़ते हैं, तो चौथा पाया कोई मंगा ले। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से
5 साल पूरे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये 5वें साल में इमरान खान महंगाई ख़त्म करेगा। हर आदमी, हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे। शेख साहब को नवाज शरीफ साहब के आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फवाद चौधरी साहब याद दहानी कराने जा रहे हैं और फिर 5वें साल कह रहे हैं महंगाई ख़त्म होगी। शेख साहब की है अवामी मुस्लिम लीग, उसका है एक रुकन यक नशिस्ती पार्टी है जी। उनके अपने भतीजे जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनको पीटीआई वालों ने कहा जनाब इसको हमारा टिकट दिलवाए, तो वो भी उनके हाथ से निकल गए और पीटीआई का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ा उन्होंने। तो शेख साहब का ये मसला नहीं है, वो मलंग हैं, उनको क्या है। अब तो किताबें लिख रहे हैं, अंग्रेजी तर्जमा छप रहा है किताब का, वो भी हो रहा है। एंजॉय करें, वो लिखें, जो मर्जी गुफ्तगू करें, लिखें। सियासत में जो देखा उनका, उनके पास कोई ही हैज नथिंग टू लूज, बस ठीक है। और मंजूर हसन साहब को जो ख्वाब दिख रहा है, ये सारे ख्वाब नजर आते रहेंगे। ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आना है, नहीं आना है, कब आना है, कहाँ जाना है, ये सारी गुफ्तगुएं होती रहेंगी। क्योंकि अब देखिए हुकूमत जो है ना, उसके असाब पर ये मामला सवार रहेगा, उसको गुस्सा आता रहेगा, उसकी चुटकियां ली जाती रहेंगी, जिच होती रहेगी, गुदगुदियां होती रहेंगी, कुछ वो जिच होती रहेगी, कुछ जिच करने की कोशिश करती रहेगी। यह पहेलियां हैं, बस अब सुनते जाए और पूछते जाए। ठीक, बस चलें एक ब्रेक लेते हैं। आसिन इकबाल साहब से हमने बात करनी है कौमी सलामती पॉलिसी के ऊपर, उनको क्या एतराज़ है, क्योंकि शरी रहमान साहबा ने भी, रज़ा रब्बानी साहब ने भी इस पर एतराज़ उठाया। और फिर ये जो लाहौर मेट्रो बस है जिसे जंगला बस कहा जाता था, इसके ऊपर कितनी लागत आई, ये भी हक़ाइक़ जो पंजाब असम्बली में आज पेश किए गए आपके सामने रखते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं सर, पहले मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन शाम साहब, ये अपोजिशन को एतराज़ हो रहा है कि जी कौमी सलामती जो पॉलिसी है उसमें पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि मोदी यूसुफ साहब ने इसकी डिटेल्स भी कुछ शेयर की, लेकिन हतमी जो मुसवदा रियल कंटेंट है वो अभी मंजर आम पर नहीं आया। गवर्नमेंट उसे अपनी बड़ी एक अचीवमेंट करार दे रही है। एहसन इकबाल साहब को ये एतराज़ था कि ये पहली पॉलिसी नहीं है, इस पर एक अरसे से काम हो रहा था, हमारे दौर में भी इस पर काम हुआ है। तो आसिन साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते इस मसले पर, एतराज़ किया इस पर। अस्सलाम वालेकुम आसिन साहब। जी वालेकुम सलाम। आसिन साहब यह बताइए कि ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इस पे काम तो आपके दौर से शुरू हुआ 2014 से शायद, तो आप इसे मुकम्मल क्यों नहीं कर सके? कोई ऐसी क्या चीज़ थी कि 7 साल लग गए इसे मुकम्मल करने में? नहीं शामी साहब, गुजारिश ये है कि जो पहली नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो तो 2014 में आ गई थी, फिर ये 2014 से 18 तक की थी। फिर दूसरी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो 2018 में हमने कैबिनेट से अप्रूव करके मंजूर कर ली थी और उसे लॉन्च भी कर दिया था। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें इंटरनल के साथ एक्सटर्नल डायमेंशन भी उन्होंने ऐड कर दी होगी, लेकिन ये कहना कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इससे पहले नहीं थी, ये मुनासिब नहीं है। 2 पॉलिसीज इससे पहले आ चुकी हैं, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा इस पे एतराज है, होनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। असल बात यह है कि नेशनल प्लान वो होता है कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत मुफस्सल बातचीत होती है और उसकी एक ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब हमने विजन 2025 बनाया तो उसमें भी हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की थी, लेकिन उस वक्त जितनी भी सियासी जमातें थीं और हुकूमतें थीं और स्टेक होल्डर्स थे, उन सब के साथ एक बहुत ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन के बाद विजन 2025 बनाया गया। और जब हमने इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी तब भी स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं पार्लियामेंट की और दीगर सिविल सोसाइटी, उन सब से बड़ी ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन की थी। तो मेरे इल्म में नहीं है कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कम अज कम ऑपोजिशन के साथ किसी ने शेयर की हो या हमारी जमात के साथ शेयर की हो। मगर डॉक्टर मोईद यूसुफ ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का के लिए जब इजलास बुलाया गया कमेटी का, तो अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया उसका। बिल्कुल, आप शरीक ही नहीं हुए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो जो एक इजलास था वो इस वजह से बेमाने था कि स्पीकर साहब उससे पहले जो जॉइंट पार्लियामानी सेशन में बुलडोज करा चुके थे। ऑपोजिशन का एतराज स्पीकर के
किसी भी चेयरमैनशिप में होने वाली मीटिंग्स का बॉयकॉट पे था। वो एहतजाज हमारा इसलिए था कि हम नहीं चाहते कि स्पीकर की सदारत में कोई मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि स्पीकर ने उस जॉइंट सेशन के अंदर यकतरफा तौर पे बुलडोज कराए कवानीन। अब कंसल्टेशन करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के वो पाबंद नहीं है। हमने तो जो की वो दीगर जो डिफेंस की है, इंटीरियर की नहीं, तो फिर तरीका क्या होगा कंसल्टेशन का? वज़ीर आज़म आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, स्पीकर के साथ आप बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर होगा क्या? यही तो अलमिया है पाकिस्तान का कि इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान को इतनी इंतहा की पोलराइजेशन में धकेल दिया गया है कि जहां पर जो वो बेसिक मामलात हैं, जहां पे आइन पाबंद करता है कि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन से इत्तफाक राय करें, चाहे वो चेयरमैन नैब की तकरीरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीरी हो, वो सब एक मसला कश्मीर बने हुए हैं। क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त पोलराइजेशन पे यकीन रखती है। यही तो इस वक्त तमाम निज़ाम को अमलन हर चीज ने मफलूज किया हुआ है, इस सोच ने कि जिसमें हुकूमत अपोजिशन के साथ या दीगर जमातों के साथ बात करने में या उनके साथ वर्क करने में या उनको भी स्टेक होल्डर समझने में ये दिलचस्पी नहीं रखती और ना यकीन रखती है। मगर हासन ये बताएं मुझे कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ये कोई खुफिया डॉक्यूमेंट होता है, तो ये कौमी राज है कि जिसको इस तरह छुपा छुपा के रखा जाए? कि आप अगर नेट के ऊपर जाएं तो आपको अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट मिल जाएगा कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। तो अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक राज नहीं है, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट तो नहीं हो सकता। उसमें तो आप अपनी तरजीहात बताते हैं और मोर और लेस जो बातें इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कही गई हैं वो सारी की सारी बातें हमने नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ विजन 2025 में की हुई हैं। हमने हमेशा यही कहा है कि अब मुल्क का दिफा टैंकों तोपों से नहीं हो सकता, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी, हमें मुल्क की मईशत को मजबूत करना चाहिए। लेकिन ये बात भी हमें तस्लीम करनी चाहिए कि अगर हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मरकजी हैसियत दे रहे हैं तो जब तक हम मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं पैदा करेंगे, मजबूत सियासत नहीं पैदा करेंगे, तो मजबूत मईशत भी पैदा नहीं हो सकती। नहीं तो आप ये पॉलिसी जो है आप ये मुतालबा करेंगे कि पार्लियामेंट में पेश हो, वहां से अप्रूव किया जाए इसको? जी बिल्कुल, इसे पार्लियामेंट में लाना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए ताकि वो पूरी नेशन की और मुल्क और कौम की जो इज्तिमाई सोच है उसकी अलम बरदार हो, उसकी अक्कासी करे। आसिफ साहब ये मिनी बजट जो है उसकी भी आप मुखालफत कर रहे हैं शिद्दत से। अब अगर IMF का प्रोग्राम आपने मुकम्मल करना है तो ये तो पास करना लाज़िम तो उसकी शराइत तो माननी पड़ेगी। दूसरा बसूरत दीगर क्या रास्ता है? जी शामी साहब, असल मसला यह है कि हुकूमत की नाकामी और नाअहली की वजह से हम एक ऐसे मुकाम पे आ खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान की मईशत बिटवीन डेवल एंड द डीप सी है। एक तरफ हुकूमत को अपना कारोबार चलाने के लिए जो पैसा दरकार है उसमें IMF की शराइत पूरी करनी है, लेकिन अगर IMF की शराइत पूरी करते हैं तो पाकिस्तान की मईशत पे और बिलखुसूस 90% अवाम के ऊपर जो उसके असरात होंगे वो भी इंतहाई भयानक होंगे। तो इन दोनों में से अगर हमें चुनना है और हमें देखना है कि किसके साथ खड़ा होना है तो हमें पाकिस्तान के अवाम का मफाद देखना है। फिर उनकी जो शराइत में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की शक्ल मौजूद है, जिसके बाद स्टेट बैंक पाकिस्तान की पार्लियामेंट या पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह नहीं होगा, वो आलमी इदारों के साथ बराह रास्त मामलात करेगा, उनकी निगरानी में चलेगा। ये पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को सौदा करने के मुतरादिफ है। लेकिन मुतबादिल क्या है सर, इसका हल क्या है? जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं बची, ये पास करवाना लाजिम है। आप अगर इस जगह होते तो आप क्या करते? जी हम होते तो कभी ये नौबत ना आती कि हम इन शराइत को तस्लीम करने पे मजबूर होते। हुकूमत ने ये शराइत इसलिए तस्लीम की है कि वो नाकाम हो चुकी है टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने में, वो नाकाम हो चुकी है मईशत में ग्रोथ पैदा करने में, वो नाकाम हो चुकी है करंट एक्सपेंडिचर पे काबू करने में। उसने डिवैल्यूएशन और पॉलिसी रेट बढ़ा के पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ भी बढ़ा दिया और अफराते ज़र को भी बढ़ा दिया।
तो हम ये सब क्या ना करते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका एहसन इकबाल साहब। अच्छा सर, ये दो अहम मामलात रह गए हैं। एक तो जो कल भी आपने जिक्र किया, मुश्किल तो है, लेकिन क्या किया जाए सर? सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी और हुकूमत के जो इक़दामात हैं उसका नतीजा है ये, या हुकूमत को जो चीज़ें विरासत में मिली थी उसका नतीजा है ये। अब जो कुछ भी है भुगतना तो पड़ेगा, कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, जो हो सो हो। अच्छा सर, कल आपने जिक्र किया था वो जो कब्जे की जगह पर मजहबी इमारात का मामला था सुप्रीम कोर्ट जी, सुप्रीम कोर्ट के बड़े अहम उसमें रिमार्क्स और फैसला भी आया था। असलम खान साहब ब्यूरो चीफ है कराची से। नहीं, अगर तो आज इस मामले की उन्होंने छानबीन की, किसी जगह कब्जा करके मस्जिद बनाई जाए जी, तो उसकी तो तकदीस वो नहीं होती, ठीक है। आप यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, और आप देखिए जो भी मस्जिद तामीर हुई है उसकी जगह हासिल की गई है मालिकान से बाकायदा। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे की जगह पर या सरकारी जगह पर बगैर इजाज़त के मस्जिद बना दें। लेकिन देखने की बात यह है कि सारा मामला हुआ क्या है। जी, असलम खान साहब ब्यूरो चीफ कराची से हमारे साथ मौजूद। असलम साहब, ये क्या मामला था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कैसे पहुंचा? फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है, यानी ये दो मस्जिदों का हुक्म दिया है मिसमार करने का। जी शामी साहब, अभी तक ये दो मसाजिद का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। एक मस्जिद किडनी हिल पार्क में है, ये 64 एकड़ पर ये पार्क है और इसमें जो एक पार्क की जगह थी, मजबूरी तौर पर तो किडनी हिल पार्क 64 एकड़ का है। मखसूस एक जो पार्क था जहां पर ये मस्जिद बनी थी वो तकरीबन 4.9 एकड़ पर है। अब मेट्रोपॉलिटन नहीं, ये इतनी बड़ी मस्जिद बनी है 4.9 एकड़ पर। जी, मस्जिद का जो नहीं सर, पार्क है, वो पार्क के लिए था। एक तो देखिए शामी साहब, किडनी हिल पार्क मजबूरी तौर पर कराची के लिए था, 1974 में केएमसी को मिला था। यह है 64 एकड़ पर। इसको फलक नुमा भी कहा जाता है, सतह समंदर से 209 फीट बुलंद है। इसको बहाल किया था मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर थे सैफुर रहमान साहब। हजारों टन कचरा था, वो उन्होंने उठाया, वो साफ करवाया। उसी दौरान फिर यह मामला भी सामने आया था कि यहाँ पर एक मस्जिद भी थी यहाँ पर। अच्छा, लोग पहले से शामी साहब यहाँ पर इबादत कर रहे थे कोई 25-30 साल से, लेकिन कोई एनओसी उनके पास नहीं थी, या ये कोई जिस तरह एक वक्फ होता है कि महकमा औकाफ के तहत मस्जिद होती है, तो ये वो मस्जिद भी नहीं थी। लोगों ने उस पार्क में नमाज पढ़नी शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर मस्जिद नहीं, मगर पार्क पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाकी जमीन पार्क की मौजूद है। जी शामी साहब, बाकी पार्क की जमीन मौजूद है। 1.5 लाख दरख्त हैं, 53 अकसाम की मुख्तलिफ स्पीसीज भी हैं, जानदार। फिर अगर मस्जिद बनाई गई है तो मस्जिद ने पार्क को खत्म कर दिया है, या वो वहां आने वाले लोगों को नमाज पढ़ने की सहूलत फराम होती है उससे? देखिए, नमाज पढ़ने की सहूलत के तौर पर फराहम की गई थी, लेकिन फिर उसे मस्जिद बना दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का एतराज यह था कि यह पार्क की जगह है और पार्क की जगह रफाई प्लाट पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। मस्जिद के लिए एक अलग जगह हासिल की जानी चाहिए थी। यह चूंकि किडनी हिल पार्क था, पार्क के नाम से मखसूस था, तो इस पर पार्क नहीं बनाया जा सकता। नहीं, दुरुस्त है। इसलिए इसे कहा गया किसने इजाजत किसने दी, ये तामीर कैसे हो गई, ये कैसे तामीर? क्या महकमा जो औकाफ है उसकी मंजूरी से ये मस्जिद बनी? देखिए, महकमा औकाफ ने इससे कतई इंकार कर दिया है कि उनका इस मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उनकी मंजूरी से नहीं बनी। और शामी साहब, ये बिल्कुल इसी तरह ये मस्जिद पुरानी है, 30-35 साल पहले लोगों ने यहाँ आकर के नमाज पढ़ना शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मस्जिद बन गई। अगर हम ये कहें कि किसी ने इजाज़त दी तो इजाज़त नहीं है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि इसकी कोई इजाज़त हासिल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्क की जमीन अगर 64 एकड़ की है और जमीन ये जो मस्जिद उसके एक हिस्से पे बनी है, तो बाकी तो पार्क मौजूद है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर पार्क को खत्म तो नहीं करती ना मस्जिद? लेकिन देखिए, पार्क को खत्म नहीं करती है, लेकिन जगह उन्होंने यहाँ पर दरख्त लगाए गए थे, यहाँ पर मुख्तलिफ जानदार भी रखे गए थे और एक पार्क के लिए जो एक मखसूस जगह बनाई गई थी। चूंकि पूरे इस किडनी हिल पार्क में जगह जगह दरख्त भी लगाए गए, तो तकरीबन 4.9 एकड़ की एक जगह थी जो स्पेसिफिक की गई थी कि यहाँ पर पार्क होगा। उस पार्क के अंदर एक जगह बनाई गई है जो रफाई प्लाट जो पार्क के लिए था, अगर उसमें मस्जिद बनाई गई है तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर एतराज है कि जगह अगर मखसूस की गई है कि 4.9 एकड़ का। अब दूसरी मस्जिद कौन सी है? अच्छा शामी साहब, 64 एकड़ की
64 एकड़ की जो आप बात करें ना, वो मजबूरी तौर पर कराची का एक ये पार्क है। यहाँ पे जंगलात जिसे हम कहते हैं, दरख्त लगाए गए थे, यहाँ पर परिंदे जो मुख्तलिफ अक़साम के थे वो उनको महफूज किया गया था कि वो यहाँ पर हो, मौजूद हो। ये किडनी हिल पार्क जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसमें जो पार्क जो था वो 4.9 एकड़ का था, उसमें ये मस्जिद बनाई गई। तो अदालत ने कहा है कि ये जगह सिर्फ और सिर्फ पार्क की है, तो यहाँ पर पार्क रहना पार्क खत्म हो गया मस्जिद के बनने से। सर वो वाजे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। देखें 4.9 एकड़ का एक मखसूस रकबा है जो रिफाई काम के लिए रखा गया था, पार्क के लिए रखा गया था। इस पूरे ओवरऑल जो एरिया था उस जगह पर वो कह रहे हैं कि क्योंकि रिफाई काम के लिए वो था, उस पर खुद से अहलियान इलाका ने ये मस्जिद तामीर कर ली, 25-30 साल से उसे मस्जिद बना दी और वहाँ पे इबादत कर रहे थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब चूंकि ये रिफाई मामले के लिए था, मस्जिद के लिए स्पेसिफिकली एलोकेटेड जगह नहीं थी। ये एतराज़ है सुप्रीम कोर्ट, जो मुझे समझ आ रहा है इस्लाम खान साहब। मगर ये फिर इसकी कोई मुतबादिल जगह है जहाँ मस्जिद बन सके? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो ये वाज़ेह किया है कि मुतबादिल जगह हासिल की जाए। यहाँ पर इसकी जो पार्क है वो पार्क होना चाहिए और किसी को लीज नहीं दी जा सकती। रफाई प्लाट अगर पार्क के लिए था, उस पर सिर्फ पार्क बन सकता है। मसाजिद के लिए दूसरी जगह हासिल की जाए। फिर मस्जिद नबी की भी उन्होंने मिसाल दी थी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि फिर आप जगह मुतबादिल कोई जगह हासिल करें। दूसरी कौन सी मस्जिद है? बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखिए दूसरी मस्जिद है तारिक रोड में। और अभी हम अगर इसकी बात करें तो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कहा जा रहा है कि PSHS की जानिब से उन्हें NOC जारी की गई थी, लेकिन अदालत ने तमाम NOCs को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसी NOC को वो नहीं मानते और उन्होंने कहा कि PSHS में इतनी गड़बड़ हो रही है, जिस तरह प्लॉट्स उन्होंने बेचे हैं, अगर इनको ऑडिट किया जाए तो देखिए वो उसको छोड़े। PSHS ने NOC दिया था, वहां भी पार्क है, उसके एक हिस्से पे मस्जिद बना ली गई। बिल्कुल ऐसा ही है। कितना एरिया है कि पार्क का है, कितनी बड़ी मस्जिद बनी है। देखिए शामी साहब, इसकी तो उन्होंने नहीं दी। जिस तरह किडनी हिल पार्क का तमाम उन्होंने एक डाटा शेयर कर दिया था कि कितनी बड़ी जगह है, तो मदीना मस्जिद के हवाले से भी उन्होंने इतनी तफसीलात नहीं बनाई, लेकिन वो भी एक बड़ी मस्जिद है जो एक बड़ा हिस्से पर पार्क के उन्होंने बनाया हुआ है। और चूंकि वहाँ पर एक क्लब दिलकशा पार्क भी क्लब भी बनाया गया है, फिर उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ मस्जिद भी बनाई गई है। तो वहाँ पर भी अदालत का एतराज़ ये है कि ये जगह अगर पार्क के लिए मखसूस है तो उसको कैसे इजाजत दे सकती है। आपने विजिट किया उस जगह को? सादा सा नुक्ता सर ये समझ आ रहा है। आपने विजिट किया जगह को? जी जी नहीं, आपने जगह पे जाके देखा है? जी देखा जाकर। कितनी बड़ा मस्जिद है और कितना बड़ा पार्क है? देखिए शामी साहब, तकरीबन अगर हम बात करें कि पार्क शायद 1 से 1.5 से 2 एकड़ का पार्क होगा, और मस्जिद अगर हम बात करें शायद 300 से 400 गज पे एक मस्जिद उन्होंने बनाई हुई है उस पर। अब जो सर सादा सी बात जो समझ आ रही है ना, क्योंकि हसास मौजूद है, असलम साहब साथ ही रहे, वो ये समझ आ रही है कि वो कह ये रही है अदालत कि एक जगह जो मखसूस है पार्क के लिए या किसी रिफाई काम के लिए, उसमें मस्जिद की जगह की इजाज़त लेकर मस्जिद तामीर नहीं की गई, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुतबादिल जगह पर बनाएं। जिस काम के लिए जो जगह है वो जगह उसी काम के लिए इस्तेमाल हो। अब ये तो कहते हैं PSHS ने, ये तो JUI फे कहती है, NOC दे दी। JUI फे कहती है। नहीं, जो भी है इसको देखना चाहिए। एक बात मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर पार्क बड़ा है और उसके एक गोशे में मस्जिद बन गई, मस्जिद भी तो जरूरत है ना, नमाज पढ़ना जो है वो भी तो फर्ज है। वो भी तो अगर बैतुल खला बन गया, मतलब फर्ज करें तो आप कहें बैतुल खला बन गया, इसकी जरूरत इजाजत नहीं है। सही। तो अगर बड़ा पार्क है, अगर बड़ा पार्क है ठीक, और उसका छोटा सा हिस्सा जो है उसमें मस्जिद बनी है, सही है, तो फिर तो इस पे नजरसानी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लोगों को इसको, हम तो अब विजिट नहीं कर सके इसको, ठीक, और अगर पूरे पार्क को घेर लिया गया है और उसको मुतासर कर दिया गया है तो बात फिर और होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम मामला रह गया बीच में, वो बार बार मैं अनाउंस कर रहा था कि ये मस्जिदें भी जरूरी हैं, नहीं कोई शक, मैं देख रहा हूं बिलाशुबा। मैं तो लाहौर में देखता हूं, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, इसने हर ब्लॉक में मस्जिद नहीं बनाई अपनी सोसाइटीज के। DHA में मौजूद है, वापडा टाउन में मौजूद है, हर ब्लॉक में मस्जिद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जौहर टाउन में मैं जाता हूं, एक दफा गया, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं मुझे मिल रही थी। तो ये आप ये भी देखिए कि हर सोसाइटी में, हर ब्लॉक में मस्जिद बनाना वो भी लाजिम होना चाहिए ना। कमर्शियल एरिया एलोकेट कर देते हैं, उस पे भी तो इजाजत दे, सुप्रीम कोर्ट को हुक्म जारी करना चाहिए। अच्छा सर, तो देखिए मस्जिद जो है
मस्जिद भी जरूरत है, ठीक है, बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त। अब एक बड़ा अहम मामला रह गया क्योंकि हमने एक अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बशमूल जनाब इमरान खान साहब कि जंगला बस लाहौर में बन रही है, मेट्रो बस को कहा जाता था। इस बस के बारे में क्या कहा जाता था जरा देख लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ कि मौजू है। अब देखिए खान साहब जो हैं गाड़ी जो कारों में सफर करने वाले हैं सर, अब सुन तो वो लीजिए उनको मालूम होना चाहिए, बसें भी जरूरत है। तो लीजिए ना सर, अब हुआ कराची के लोगों से पूछें जाके उनके साथ क्या बीती। अच्छा, हुआ ये कि 50 अरब रुपए का भी खान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा 4 साल पहले, फिर 60 अरब रुपए भी जंगला बस के ऊपर लगने की बात की और हमने समझा कि वाकई शायद ऐसा हुआ हो। लेकिन हुआ ये कि मोहतरमा राबिया नसीम फारूकी साहब हैं, ये PMLN की बड़ी सरगर्म कारकुन जी खातून रहनुमा है, MP गुजरात से जी। इन्होंने लिखकर असेंबली में जमा करवाया कि ये बताया सवाल पूछा जी कि मेट्रो बस सर्विस लाहौर में रोजाना कितने मुसाफिर सफर कर सकते हैं और कितना खर्च हुआ, मेट्रो बस सर्विस का स्टॉप से स्टॉप किराया कितना है और अब तक मेट्रो बस सर्विस की तामीर पर कितने अखराजात आए और ये मनसूबा कब मुकम्मल हुआ। तो वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने जवाब दिया कि मेट्रो बस सर्विस लाहौर में औसतन 1,37,000 मुसाफिर रोज़ाना सफ़र कर सकते हैं और मेट्रो बस सर्विस का एक तरफा किराया जो है वो 30 रुपये है स्टॉप से स्टॉप के हवाले से। और फिर ये बताया कि हुकूमत पंजाब के लिए मेट्रो बस सर्विस लाहौर की तामीर के मनसूबे को LDA ने 29.61 अरब रुपए की लागत से 2013 में मुकम्मल किया। हमें 50 या 60 अरब बताया गया, जंगला बस बताई गई और हकीकत ये निकली, ख़ुद वज़ीर ट्रांसपोर्ट रिटर्न जवाब दे रहे हैं जो कि असम्बली का हिस्सा है कि ये 29 अरब रुपए इस पर खर्च हुए। तो मरियम औरंगजेब जो है ना वो शादियाने बजा रही हैं, इमरान खान साहब से जवाब तलब कर रही हैं। अब बताए कोई जवाब दें उनका। अब ये तो सियासत में माशाल्लाह पता नहीं समझ आता, बस अल्जाम ही अल्जाम है, अब हसन खावर मुबालगा है, गलत इदादो शुमार पेश किए जाते हैं। तो क्या किया जाए इसका? अच्छा सर, कल प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैंने जिक्र किया था, अब कितने मिनट बाकी? यूपी अभी है वक्त, यूपी का, उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे आपको पता है बीजेपी नवाज हुकूमत आदित्य योगी नाथ की बड़े मकामात के नाम बदल रही है। अब उन्होंने 2018 में इंडिया का चेहरा मस्क कर रही है। इलाहाबाद का नाम उन्होंने प्रयागराज रखा था। अब उसके बाद जो यूपी में जो उनका हायर एजुकेशन कमीशन है, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने कल अपनी वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी साहब का नाम भी तब्दील कर दिया। उनका तखल्लुस जो है उसको उन्होंने प्रयागराज के नाम से रखते, जो नाम रखा है उस शहर का इलाहाबाद का। और ये अकबर इलाहाबादी जो है वो उनका नाम होगा अब अकबर प्रयागराजी। यानी क्या अहमक लोग हैं। अच्छा, जब वो तो पैदा इलाहाबाद में हुए थे, अब एक नई जगह का नाम कैसे रखे उनका नाम? ये कहते हैं जी कि हमारी कदीम इबादत गाहें थी इसलिए इसका नाम रखा है। 435 साल पुराना ये शहर जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर है, उस शहर के साथ उन्होंने तबाही की। अब जब नोटिस लिया लोगों ने कि ये क्या बदतमीज़ी है, तो फिर कहा कि ये वेबसाइट हमारी हैक हो गई थी, लिहाजा नाम तो शहर का यही है प्रयागराज, लेकिन अकबर इलाहाबादी ही रहेंगे। तो ये शुक्रिया सोशल मीडिया का, शनाख्त वापस कर दी गई, जिन्होंने एतराज़ उठाया। सर, जाने से पहले जनाब हबीब अकरम साहब को गहरे सदमे का सामना है। आपके साहबजादे जो हैं वो चल बसे हैं। आज तारिक गार्डन में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। नौजवान साहब जी, उनके बच्चे थे और वो अचानक चल बसे हैं। बड़ा गहरा सदमा। थोड़े स्पेशल बच्चे थे वो। जी, ऐसा ही है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हबीब साहब को आमीन, उसका सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। आमीन। कोई बस तो हमारा चलता नहीं है, दुआई कर, जिंदगी मौत का फैसला तो अल्लाह के यहाँ होता है। चले, आपसे भी गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा, करें उनके लिए, यहाँ प्रोग्राम में उनके लिए सब्र की और हौसले की दुआ करें। यहाँ प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।